रात के 11 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अब ज्यादा भीड़ नहीं थी। पवन नाम का एक टीसी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जाने के लिए तैयार खड़ा था। जा रहे हो पवन? जी सर, कल मिलते हैं। अभी पवन 5-10 कदम ही आगे बढ़ा था कि ट्रेन की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। वो हैरान था, ये बिना अनाउंसमेंट के कौन सी ट्रेन आ रही है। उस ट्रेन से कोई उतरा भी नहीं। ये कैसी ट्रेन है? इस पर कोई नाम या नंबर भी नहीं लिखा है। मुझे चेक करना चाहिए। पवन जाकर सीधे उस ट्रेन के एक एसी कोच में चढ़ गया। उसने देखा कि उस कोच में सब लोग सफेद चादर ओढ़े सो रहे हैं। पर तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी। पवन ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, पर जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा तो ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी। ये ट्रेन इतनी तेज कैसे हो गई? में पवन की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने उन सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश की। सुनिए, उठिए। हेलो, मेरी बात सुनिए। ये ट्रेन कहाँ से आ रही है? उसके बार-बार आवाज देने और लोगों को झिकझोरने के बावजूद भी कोई नहीं उठा। उसे बेहद अजीब लग रहा था। इसी बीच उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि उसे स्टेशन मास्टर का कॉल आया था। हेलो सर। हेलो पवन, तुम उस ट्रेन में क्यों चढ़े? सर, ये ट्रेन बिना अनाउंसमेंट के आ गई थी। अजीब लगी तो चढ़ गया, लेकिन अब ये चल पड़ी है। बहुत अजीब ट्रेन है, सब सो रहे हैं। हमारे पास उस ट्रेन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना, और अगर ट्रेन ना रुके तो चेन खींच लेना, ठीक है? ओके सर। कॉल कट गया, पर पवन की घबराहट कम नहीं हुई। वो अगले स्टेशन का इंतजार करने लगा, लेकिन जब स्टेशन आया तो ट्रेन ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसने चेन खींची, पर ट्रेन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है? अब क्या करूं? तभी अचानक टॉयलेट से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो जल्दी से उस तरफ भागा। कोई है अंदर? टॉयलेट का दरवाजा धीरे से खुला, पर कोई बाहर नहीं आया। पवन ने अंदर झांक कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। ये हो क्या रहा है? आवाज तो अंदर से ही आई थी, पर यहाँ कोई है क्यों नहीं? अचानक उसे अगले कोच में कुछ हलचल सुनाई दी। वो फौरन उस ओर बढ़ा। उसे वहां एक चाय वाला दिखाई दिया। राजू, तुम यहाँ कैसे आए? साहब, मैं भी पुरानी दिल्ली स्टेशन से चढ़ा था, लेकिन ये ट्रेन बहुत अजीब है। मैंने सबको जगाने की कोशिश की, पर कोई उठता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सब मर चुके हैं। राजू की बात सुनकर पवन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराहट में सबके ऊपर से चादरें हटाना शुरू कर दिया। सब ऐसे लेटे थे जैसे मर चुके हों। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रात गहराती जा रही थी और ट्रेन अंधेरे में दौड़े जा रही थी। पवन की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने जल्दी से स्टेशन मास्टर को कॉल लगाया। सर, यहाँ जो भी लोग हैं, मुझे लग रहा है कि वो सब मर चुके हैं। कुछ करिए प्लीज। एक बात बताओ, उस ट्रेन का रंग हल्का लाल है? हाँ सर, हल्का लाल ही है। पवन, इस रंग की तो अब कोई ट्रेन चलती ही नहीं है। ये ट्रेन पहले कभी चलती थी, लेकिन अब इसे बंद हुए सालों हो चुके हैं। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। उसकी आवाज अब कांप रही थी। सर, कुछ तो कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और मुझे भी सर। स्टेशन मास्टर ने कहा कि वो कुछ मदद भेजने की कोशिश करेगा और फोन काट दिया। पवन का सिर दर्द से फटने लगा। राजू, यार एक चाय दो यार, सर दर्द होने लगा है। हाँ, अभी देता हूँ। राजू ने उसे एक चाय का कप पकड़ा दिया और खुद के लिए भी एक कप चाय निकाली।
दोनों ने जैसे ही चाय पीनी शुरू की तो उनके होश उड़ गए। चाय खून में बदल चुकी थी। ये क्या भला है? ये चाय अचानक खून कैसे बन गई? साहब, ये ट्रेन भूतिया है। पवन ने गुस्से में इधर उधर लातें मारनी शुरू कर दी। राजू ने उसको संभालते हुए कहा, साहब, थोड़ा सब्र रखिए, शांति से सोचते हैं कि क्या करना है। आइए, बैठ जाइए। दोनों एक खिड़की वाली खाली लोअर बर्थ पर जाकर बैठ गए। अभी उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि उन्हें खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। चलती ट्रेन में कोई खटखटा कैसे सकता है? कौन है? फिर भी हिम्मत जुटाकर दोनों ने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि दो खून से सने हाथ खिड़की पर थपथपा रहे हैं। दोनों खौफ से उठ खड़े हुए। पवन ने कांपते हुए फिर से स्टेशन मास्टर को कॉल लगाया। सर, यहाँ खिड़की पर खून से सने हाथ खटखटा रहे हैं। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। प्लीज हमें बचा लीजिए। ऐसा लगता है जैसे ये हमारा ट्रेन का आखिरी सफर होने वाला है। इतने में एक स्टेशन आ गया। पवन ने जल्दी से स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी और दोनों, पवन और राजू, जल्दबाजी में ट्रेन से उतर गए। स्टेशन सुनसान और भयानक लग रहा था, बिल्कुल वीरान, पुराने समय का। आसपास कोई भी इंसान नहीं था। पवन, उस स्टेशन का नाम क्या है? यहाँ केरूगंज लिखा है सर। पवन, इस नाम का स्टेशन तो इस रूट पर कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, 60 के दशक में ये स्टेशन था। उनके ये कहते ही पवन और राजू एकदम डर से कांप उठे। पवन की आंखों में हैरानी और डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अब हम क्या करेंगे साहब? पवन, शायद तुम दोनों को वापस उस ट्रेन में चढ़ना चाहिए। हो सकता है ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचे तो तुम दोनों बच जाओ। चलो, हमें इंजन तक जाना होगा। हो सकता है वहां से कुछ समझ में आए। दोनों दौड़ते हुए ट्रेन के इंजन तक पहुंचे। इंजन में कोई भी नहीं था। वो दोनों अंदर चढ़ गए। ट्रेन धीमी गति से फिर से चलने लगी। ये क्या? ट्रेन अपने आप कैसे चल रही है? तभी उन्हें अचानक एक अजीब सी फीलिंग होने लगी, जैसे टाइम में कोई ग्लिच हो रहा हो। इंजन के अंदर उन्हें धुंधली सी कुछ आकृतियां दिखने लगी। दो आदमी वहां बैठे हंसते हुए बातें कर रहे थे, मानो वो किसी दूसरे समय की झलक हो। और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गए। ये क्या हो रहा है? क्या हमने भूत देखे? क्या शायद हम लोग पागल हो गए हैं? अभी वो इस सब के बारे में कुछ सोच ही रहे थे कि सामने से एक ट्रेन तेजी से आती हुई दिखाई दी। डर से उनकी टांगें कांपने लगी। उन दोनों ने अपनी ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो दोनों जोर से चिल्लाए, पर दरवाजा बंद हो चुका था। सामने वाली ट्रेन उनकी ट्रेन में बिना टकराए पार होती चली गई, मानो उनकी ट्रेन जैसे हवा हो। ये ट्रेन शायद असली नहीं है। तुमने सच कहा था, ये भूतिया ट्रेन है। पर अब हमारा क्या? हम कैसे बचेंगे? पवन ने कांपते हुए स्टेशन मास्टर को फिर से कॉल किया। हेलो, कहाँ पहुंचे तुम लोग? शायद बरेली आने वाला है सर। बरेली? मैंने अभी उस समय की एक पुरानी खबर देखी थी। एक ट्रेन में बरेली में आग लग गई थी। कहीं ये वही ट्रेन तो नहीं? ये सुनते ही पवन और राजू के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे, मानो शरीर से जान निकल गई हो। और तभी ट्रेन के डिब्बों से डरावनी चीखें गूंज उठी। आग! आग! बचाओ! बचाओ! उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उन चीखों ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। हल्की सर्दी का मौसम था, लेकिन दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे। साहब, ये तो सच्चाई है। हम उस भयानक हादसे में फंस चुके हैं।
पवन ने राजू को कसकर पकड़ लिया, पर अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आग इंजन तक आ पहुंची और वो दोनों बेबसी में उस भयानक आग से घिर गए और जलकर मारे गए। गौरव आईपीएल का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वो भोपाल में रहता था और उसके आसपास किसी भी शहर के स्टेडियम में आईपीएल मैच नहीं खेला जाता था। पर एक दिन उसने ऑनलाइन देखा कि इंदौर में आईपीएल का मैच होने जा रहा है, लेकिन इंदौर का स्टेडियम तो शायद बंद हो गया था। अरे तो अब दोबारा चालू हो गया होगा। मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, हम पांचों जाएंगे। ओके? संदीप, माला, पूजा, उत्तम, तुम में से कोई भी पीछे हटाना तो याद रखना। ठीक है भैया, बुक कर लो। तुम्हें मना करेंगे तो नाराज हो जाओगे। गौरव ने उन पांचों का टिकट बुक कर लिया। देखते ही देखते मैच वाला दिन आ गया और वो लोग अपनी कार में सवार होकर इंदौर के लिए निकल गए। रात का समय था। संदीप तेज रफ्तार में कार चला रहा था। सड़क पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। भाई, आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। लाइव आईपीएल देखने का सपना पूरा होने वाला है। बस स्टेडियम भूतिया ना निकले, क्योंकि ये तो ऑफिशियली बंद था ना। मतलब ये जो टिकट तुमने बुक की है कहीं फेक तो नहीं? अरे यार, नेगेटिविटी मत फैला। देख लेना, स्टेडियम खचाखच भरा होगा। इसी बीच संदीप ने अचानक जोर से ब्रेक मारी। कार जोर से झटके के साथ रुक गई। कार से एक बूढ़ा आदमी टकराया था, जो कि अब सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा था। हे भगवान, ये कहां से आ गया? जल्दी बाहर निकल, देख उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं। संदीप घबराते हुए कार से निकला और बूढ़े आदमी को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने संदीप का हाथ पकड़ लिया। संदीप ने उसे उठाया और बिना कुछ कहे उल्टी दिशा में जाने लगा। संदीप, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसका हाथ, वापस आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो संदीप? वापस आओ। यार मजाक मत कर, वापस आ जा। संदीप! लेकिन संदीप कुछ नहीं सुन रहा था। वो जैसे किसी ट्रांस में था। गौरव, माला, पूजा और उत्तम हड़बड़ा कर कार से निकले ताकि संदीप को बचा सके। लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक ट्रक आई और संदीप और बूढ़े आदमी को रौंदते हुए निकल गई। संदीप! गौरव चीखा और उसे भी एक झटका महसूस हुआ और उसकी आंखें खुली। वो अभी भी कार के अंदर था और कार तेज रफ्तार में चल रही थी। संदीप कार चला रहा था। ये क्या था? क्या मैंने सपना देखा? गौरव ने सांसें भरते हुए चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। कार उसी तरह इंदौर की ओर बढ़ रही थी। क्या हुआ गौरव? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। स्टेडियम आ चुका था। उन्होंने कार पार्किंग में लगाई, लेकिन कुछ अजीब था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ना कोई गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई दर्शक। ये सन्नाटा बड़ा अजीब है, जैसे कोई मातम हो। तभी अंदर से लोगों के चीयर करने की आवाज आई। वो सभी अंदर बढ़े। स्टेडियम में घुसते ही उन्होंने देखा कि मैच शुरू हो चुका था। बड़े बड़े स्क्रीन पर स्कोर डिस्प्ले हो रहा था और मैदान में खिलाड़ी खेल रहे थे। वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। गौरव, देखो, यहाँ बैठा हर इंसान अजीब सा लग रहा है। सब ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने इन्हें मूर्ति बना दिया हो। गौरव चारों तरफ देखने लगा। सच में पूरे स्टेडियम में बैठे लोग एकदम शांत, एक ही मुद्रा में बैठे थे, बिना हिले, बिना किसी एक्साइटमेंट के, जैसे रोबोट हों। गौरव, मुझे अजीब लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही पूजा ने ये कहा, पूरे स्टेडियम के हजारों लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे।
उन पांचों का दिल धड़कना भूल गया। हजारों जोड़ी आंखें सीधा उन्हें घूर रही थीं। पर अगले ही पल स्टेडियम में बैठे सभी लोग अचानक फिर से सामान्य हो गए। वो चुपचाप मैच देखने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। What the hell? ये क्या था? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यार, सच कहूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा छोड़ो, मैच देखो। और हाँ गौरव, तू कुछ खाने के लिए लेकर आ यार, भूख लगी है। हाँ मैं जा रहा हूँ। बताओ क्या लाना है? सभी ने अपने अपने पसंदीदा स्नैक्स बता दिए और गौरव उठकर कैंटीन की ओर चल पड़ा। गौरव जैसे ही कैंटीन पहुंचा, उसका दिल धड़क उठा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई आदमी, ना कोई हलचल। कैंटीन का काउंटर धूल से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई आया ही ना हो। ये क्या मामला है? ये जगह तो सुनसान पड़ी है। वो पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक एक पुरानी पॉपकॉर्न मशीन खुद ब खुद चलने लगी। What is going on? मगर आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। गौरव के चेहरे से पसीना टपकने लगा, उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन अजीब तरह से उसके पैर उसे अपने दोस्तों की तरफ नहीं, बल्कि स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जा रहे थे। ड्रेसिंग रूम के गलियारे में कई दरवाजे थे। उनमें से एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। गौरव धीरे धीरे उस कमरे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। वो आवाज फेमस क्रिकेटर विराज की थी। आपने मुझे टीम से क्यों निकाल दिया? मैंने कोई फिक्सिंग नहीं की थी। किसी ना किसी पर तो इल्जाम लगाना था, और वो तुम पर ही सही। मैं सिलेक्टर हूं, ये इल्जाम मेरे बेटे पर आने तो नहीं देता, लेकिन मेरा करियर खत्म हो गया। मेरे फैंस मुझे गुनहगार समझ रहे हैं। आई डोंट केयर। इतना कहकर सिलेक्टर बाहर चला गया, पर उसने गौरव को नहीं देखा, जैसे गौरव वहां था ही नहीं। गौरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब विराज कमरे में अकेला बैठा था। कुछ ही सेकंड में कमरे की घड़ी बहुत तेजी से घूमने लगी, जैसे वक्त तेजी से बीत रहा हो। और फिर गौरव ने देखा कि विराज ने धीरे धीरे एक रस्सी उठाई और पंखे से बांध दी। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और ये कहते ही उसने फांसी लगा ली। गौरव के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि सब कुछ गायब हो गया है। गौरव हड़बड़ा कर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। वो बुरी तरह कांप रहा था। यार, मुझे यहाँ से चलना है। मैंने कुछ बहुत डरावना देखा। क्या हुआ? गौरव ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन विराज तो यही खेल रहा था, अभी अभी उसने छक्का मारा है। सभी की नजरें विराज पर पड़ी और तभी पूरे स्टेडियम में बैठे लोग एकदम स्टैच्यू हो गए। पिच पर खेल रहे क्रिकेटर भी मूर्तियों की तरह जम गए। बस सिर्फ एक इंसान हिल रहा था, विराज। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं और वो धीरे धीरे गौरव और उसके दोस्तों की ओर देखने लगा। मतलब ये इंसान नहीं है, भागो! गौरव, माला, पूजा, संदीप और उत्तम पागलों की तरह स्टेडियम से बाहर भागने लगे। लेकिन तभी भयानक आवाज के साथ विराज उनके ठीक सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें जल रही थी, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उन्हें चीर फाड़ डालेगा। विराज भाई, हम तो आपके बहुत बड़े फैन थे। प्लीज हमारे साथ कुछ मत कीजिएगा। झूठ, तुम में से कोई मेरा फैन नहीं था। किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। तुम सब जालिम हो। मैंने अपने दर्द में अकेले दम तोड़ दिया। अब तुम भी मरोगे। पांचों दोस्त घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूँ।
अगर तुम लोग मुझसे क्रिकेट मैच जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है, हम खेलेंगे। पांचों विराज के साथ पिच पर पहुंचे। मैच शुरू हुआ। विराज ने बैटिंग संभाली, गौरव ने बॉलिंग और बाकी तीनों फील्डिंग करने लगे। पहली ही गेंद पर विराज ने जोरदार शॉट मारा। गेंद सीधा माला के मुंह पर लगी। वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। माला! अगली गेंद सीधा उत्तम की छाती से टकराई। तीसरी गेंद संदीप से टकराई और वो हवा में उल्टा उछलकर जमीन पर गिरा। फिर पूजा के साथ भी यही हुआ और अब सिर्फ गौरव और विराज बचे थे। गौरव ने अचानक गेंद जमीन पर फेंकी और पागलों की तरह स्टेडियम से बाहर भागा। तू भागकर बच नहीं सकता। पीछे से गेंदें आसमान में उड़ने लगी और तेज रफ्तार से गौरव के सिर पर आकर गिरने लगी। गौरव भी बेसुध होकर गिर पड़ा और उसके गिरते ही सब कुछ खत्म हो गया। वहां कोई स्टेडियम नहीं था, कोई मैच नहीं था। गौरव, माला, पूजा, संदीप और उत्तम एक सुनसान मैदान में बेजान पड़े थे। वो पिच, वो स्टेडियम, वो भीड़, सब कुछ जैसे कभी थे ही नहीं। ये कुआं मैंने अभिमंत्रित कर दिया है। अब तुम जितना सोना चाहो उतना इसमें से निकाल सकते हो। क्या सच में? यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये कहते हुए तांत्रिक ने उसमें एक मुर्गी डाल दी। बदले में कुएं में से एक घड़ा सोना बाहर आया। हो गया यकीन कि मैं सच बोल रहा था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। याद रखना, इस कुएं को भूखा नहीं रखना, वरना ये तुम्हें खा जाएगा। और याद रहे, तुम जितना भी सोना निकालोगे उसका आधा तुम्हें मुझे देना होगा। सोना, ढेर सारा सोना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, कोई शेयरिंग नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जिंदगी कैसी चल रही है। सुबह शाम मौर की सड़ी गली लाशों की गंध के अलावा क्या इस जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा? कब तक ऐसी जिंदगी जीऊंगा? कहते हुए वो पत्थर को ठोकर मारते हुए सड़क पर भटक रहा था। तभी एक तांत्रिक की निगाह उस पर पड़ी। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, इन हाथों में अथाह संपत्ति का योग है, फिर क्यों अपना गुस्सा इन बेजुबान पत्थरों पर निकाल रहे हो? संपत्ति? हाँ, लावारिस लाशों की बदबू यदि धन दौलत होती तो मैं बहुत अमीर होता। उन लाशों से ही तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लाशों से? लाशों से कैसे अमीर बन सकता हूं? हम पिशाच को सिद्ध करेंगे। उस पिशाच को यदि तुम बिना कटी फटी लाशों का भोग लगाओगे तो वो बदले में तुम्हें धन देगा, बहुत सारा धन। इतना धन कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो खत्म नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि ये सब सच होता है, और अगर ये सच है भी तो तुम मुझे इसमें शामिल क्यों कर रहे हो? तुम खुद ही पिशाच को सिद्ध करके सारा सोना अपने पास रख लो। मुझे क्या बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ नहीं बना रहा, सच कह रहा हूँ। मैं कहीं से लाश की व्यवस्था नहीं कर सकता, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए लाश की व्यवस्था करना बहुत आसान काम है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ शामिल कर रहा हूँ। बोलो, मंजूर है? मोहित उस तांत्रिक की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। एक ओर उसे पैसों की जरूरत थी, दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि कहीं तांत्रिक उसे बेवकूफ न बना दे। तांत्रिक उसे अपनी सिद्धियों के बारे में बता रहा था। उसकी सिद्धियों के बारे में सुनकर मोहित उसकी बात मान गया। अस्पताल में मॉर्चरी का केयर टेकर करने के कारण उसके लिए लाश की व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसने एक ही दिन में 7 लाशों की व्यवस्था की। तांत्रिक ने अपनी सिद्धि का उपयोग कर पिशाच को सिद्ध कर लिया। हे पिशाच, मैं तुझे इस अंधेरे कुएं में स्थान दे रहा हूँ। हम तुझे भोजन देंगे, बदले में तू हमें
अपार धन दौलत। बोल, सौदा मंजूर है? एक दिन भी मुझे भूखा मत रखना, वरना इस कुएं से निकलकर तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। ये कहता हुआ पिशाच जोर जोर से हंसने लगा। तांत्रिक ने उसे मंत्रों के द्वारा कुएं की परिसीमा में कैद कर दिया। हमारे पास अब ढेर सारा पैसा होगा, ढेर सारा सोना। तांत्रिक हंसने लगा। उसने कुएं में मुर्गी डाली और सोने की एक छोटी मटकी को बाहर निकाला। देखा, मुर्गे के बदले इतना सोना। सोचो, यदि किसी इंसान की बलि देंगे तो कितना सोना मिलेगा। वो सोना हम दोनों का होगा, हम दोनों का। ये सुनकर मोहित भी जोर जोर से हंसने लगा और उसने तांत्रिक को ही कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिरते हुए वो तांत्रिक बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया। इस पिशाच को भूखा मत रखना, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। चीखता हुआ तांत्रिक उस पिशाच का शिकार बन गया और उसने मोहित को ढेर सारा सोना दिया। मोहित इतना सारा सोना देखकर पागल हो गया। रोज नई लाश का बंदोबस्त करना उसके लिए आसान था। उसके पास अब ढेर सारा सोना था। अब मुझे उस पिशाच की जरूरत नहीं है। मैं अब ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। अब वो पिशाच जाने और ये शहर जाने, लोग झेलें उसका आतंक, लेकिन ये पिशाच मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वैसे भी अब उसके लिए लाश का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कब तक अपने सीनियर से झूठ बोलूंगा? अगर मेरे रहते किसी को भी इस कुएं के पिशाच और सोने के बारे में पता चल गया तो मेरा सारा सोना चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे भी लोगों को अब मुझ पर शक होने लगा है। लोग मेरे घर की तलाशी की बातें कर रहे थे। इसके पहले कि कोई मेरे घर में आए, मुझे ये सारा सोना लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहते हुए मोहित ने उस कुएं में आखिरी लाश डाली और सोने का कलश लेकर जाने लगा। मगर ना जाने क्यों अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के कारण मोहित गाड़ी नहीं चला पा रहा था। अरे, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? ऐसी हवा आंधी में गाड़ी चलाना तो मुश्किल हो रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं, मौसम साफ होने का इंतजार करता हूं। मोहित ने गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। गाड़ी की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी। मोहित थोड़ा सा डर गया। ये क्या हो रहा है? नीचे उतर कर देखूं या फिर गाड़ी में ही बैठा रहूं? बस कैसे भी ये तूफान रुक जाए और मैं यहाँ से चला जाऊं। सामने से कोई आ रहा है, उसके पास चला जाता हूँ, वो मुझे बचा लेगा। कौन है वहां पर? रुक जाओ, मैं इस तूफान में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, रुक जाओ। मोहित की आवाज सुनकर वो शख्स आगे जाने की बजाय पीछे मुड़कर देखने लगा। मोहित भागते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन मोहित की ओर घुमा दी। तभी आसमान में बिजली चमकी। उस रोशनी में मोहित ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो तांत्रिक ही था। कहाँ जा रहे हो? वो पिशाच तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। तुम तो मर चुके थे ना? मेरा शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा नहीं। मेरी आत्मा में आज भी इतनी शक्ति है कि देखो, मैंने तुम्हें यहाँ रोक लिया। ये कहते हुए वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। ये देख मोहित डर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अपनी हिम्मत फिर से बटोरकर वो जोर से चीखा, नहीं, मैं हमेशा के लिए शहर छोड़ रहा हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।
वो भागकर दोबारा कार में बैठ गया। उसने कार चालू की और तेजी से सड़क पर कार भगाने लगा। अचानक वो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। कार के टकराते ही मौसम साफ हो गया। कुछ देर बाद जब सुबह हुई तो उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने ही घर पर था। इसका मतलब मैं इस शहर से तो क्या, घर से भी बाहर नहीं निकल पाया। मुझे हर हाल में जाना था। वो खुद से ही बातें कर रहा था। तभी उसकी निगाह दीवार पर पड़ी। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मेरे लिए लाश का इंतजाम करो वरना अब तुम नहीं बचोगे। ये क्या मुसीबत है? इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? कहां से लाऊं रोज लाश? ये कहते हुए मोहित सोच में पड़ गया। तभी उसके घर की घंटी बजी। सुबह सुबह कौन आया होगा? हमारे पास आपकी घर की तलाशी के आदेश है। मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों? आपके आसपास के लोगों का कहना है कि आप किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल हैं, इसलिए आपके घर की तलाशी लेनी है। आप इस तरह से किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकते। तो हमारे पास सर्च वारंट है। उन्होंने मोहित को धक्का दिया और घर की तलाशी लेनी शुरू की। घर की तलाशी लेते हुए उन लोगों को ढेर सारा सोना मिला। तो लोगों का शक सही था, आप सोने की स्मगलिंग में शामिल हैं। इतना सारा सोना। चलिए पुलिस स्टेशन। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करता। आपको जितना सोना चाहिए आप उतना सोना ले लीजिए। आप इसमें से ले सकते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करता है? चुपचाप थाने चल। और इसके पहले कि मैं तुझ पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूं, सच सच बता, तेरे साथ इसमें कौन कौन शामिल है? मैंने कहा ना, मैं बेगुनाह हूँ। हर गुनहगार खुद को बेगुनाह ही कहता है। थाने चलो। जैसे ही इंस्पेक्टर उसे अपने साथ ले जाने लगे, वो भागकर उस कुएं के पास पहुंचा। सारे फसाद की जड़ यही है। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ये कहते हुए मोहित उसके अंदर कूद गया। मोहित की मौत के बाद पिशाच खुद भेष बदलकर लोगों को सोने का लालच देकर उस कुएं के पास बुलाता और लोग फंस जाते और पिशाच को शिकार मिल जाता। आप भी किसी सुनसान जगह में सोने का लालच कर किसी पिशाच के चक्कर में मत फंस जाना। अब एक ही रास्ता बचा है, हमें किसी भी हालत में एग्जिट गेट को तोड़ना होगा। हाँ चलो नीचे चलते हैं और दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। चारों तेजी से नीचे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वो एस्केलेटर पर पहुंचे, एस्केलेटर ने नीचे ले जाने के बजाय उन्हें ऊपर ही खींचना शुरू कर दिया। वे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उससे निकल जाए, पर एस्केलेटर उनके साथ जैसे खेल खेल रहा था। वे नीचे की ओर दौड़ते तो एस्केलेटर और तेजी से ऊपर जाने लगता और जैसे ही वो ऊपर भागते, एस्केलेटर तेजी से उन्हें नीचे ले आता। इसमें और फंसते रहना बेकार है, सब लोग कूद जाओ। 3 दोस्त अंकित, अमर और विकास एक मूवी का 10 बजे वाला शो देखने जा रहे थे। उनके साथ अंकित की गर्लफ्रेंड रागिनी और अमर की गर्लफ्रेंड संजना भी थी। लेकिन जब वो मॉल पहुंचे तो पता चला कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से मॉल को बंद करना पड़ा है। अरे यार अब क्या करें? 15 किलोमीटर की ड्राइव करके इसलिए तो नहीं आए थे हम लोग। मैप में तो नहीं दिखा रहा है, पर अब इतनी दूर आ गए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। वो लोग 5 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो उन्हें एक फाइनल डेस्टिनेशन नाम का मॉल नजर आता है। नाम छोड़ो और चलो फटाफट मूवी देखते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होते होते 2 बज जाता है, लेकिन जब वो मल्टीप्लेक्स से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मॉल में अंधेरा है और वहाँ कोई भी नहीं है, गार्ड्स भी नहीं। What the hell? ये कैसे पागल लोग हैं कि सब बंद करके चले गए? बाहर चलो यार, मुझे यहाँ अंधेरे में डर लग रहा है। हाँ लेकिन वो देखो, एग्जिट गेट भी बंद है। Oh shit! Let's check other exit gate.
वो लोग सारे एग्जिट गेट चेक करते हैं, पर सब कुछ बंद था। उन लोगों को बहुत घबराहट होने लगती है। काम डाउन, चलो फूड कोर्ट में चलकर बैठते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, यही सही रहेगा। फूड कोर्ट में बैठकर सब सुबह होने का इंतजार करने लगे। ये जगह, ये मॉल कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे यार घबराओ मत, अभी सब बंद है। सुबह होते ही गेट खुल जाएंगे और हम निकल जाएंगे। थोड़ी देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक पॉपकॉर्न मशीन से आवाज आने लगी। ये मॉल भूतिया है, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। अरे अरे शांत रहो, ये बस एक मशीन है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा। फ्री का पॉपकॉर्न मिल रहा है, क्यों ना खा लें? बिल्कुल सही कहा, सी द ब्राइट साइड। ठीक है, लेकिन अंधेरे में डर लग रहा है। लाइट्स ऑन करो। अमर और विकास ने लाइट की मेन स्विच ढूंढकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही उनकी नजर मॉल की दुकानों पर पड़ी। वहाँ की हर दुकान खाली थी, जैसे वहाँ कभी कुछ रखा ही ना गया हो। ये सारी दुकानें खाली क्यों हैं? अजीब बात है, जब हम आए थे तब तो ये दुकानें भरी हुई थी। बस एक ही दुकान में चीजें हैं, वो देखो, टॉय शॉप। जैसे ही उनकी नजर टॉय शॉप की ओर गई, वहाँ रखा एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना खुद ब खुद चालू हो गया। उस गहरे सन्नाटे में खिलौने की आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। शिट, ये अपने आप कैसे चालू हो गया? मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। अंकित, कुछ करो। अरे शांत हो जाओ, ये बस एक खिलौना है जो अपने आप बज रहा है। शायद सेंसर से चालू हो गया होगा, लेकिन सच कहूँ तो ये मॉल कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। हालांकि सबने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। संजना और रागिनी अब घबराहट के मारे थरथराने लगी थी। उन्हें इस मॉल में अब एक पल भी ठहरना मुश्किल लग रहा था। अचानक संजना ने मेन एग्जिट गेट की ओर भागना शुरू कर दिया और रागिनी भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। अमर, विकास, अंकित, जल्दी करो, इस गेट को तोड़ो। मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुक सकती। हाँ अमर, इसे किसी भी तरह से खोलो, मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अंकित, अमर और विकास ने गेट तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वो जोर जोर से गेट पर धक्का देने लगे, पर वो टस से मस नहीं हुआ। यार, ये गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जरूरत से ज्यादा मजबूत है। छोड़ो इसे, ये नहीं खुलेगा। चलो थिएटर में जाकर सोने की कोशिश करते हैं। नींद आ गई तो डर भी नहीं लगेगा। ठीक है, शायद यही सही रहेगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और मजबूरन थिएटर में वापस लौट गए। वे सभी सीट पर बैठकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक सामने की स्क्रीन पर एक तेज रोशनी चमकी, जिससे सभी चौंक कर जाग गए। ये क्या? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ गलत होने वाला है। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और स्क्रीन पर अंकित का चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन ये वो अंकित नहीं था जो उनके साथ बैठा था। उसकी आंखें डरावनी और चेहरा सफेद था। तुम लोग यहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये मॉल तुम्हारी आखिरी मंजिल है। ये क्या बकवास है? तभी स्क्रीन पर विकास का चेहरा दिखाई दिया। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपनी लाल आंखों से सभी को घूर रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ, तो वहाँ कैसे? विकास के बाद उस स्क्रीन पर अमर नजर आया। तुम सबकी मौत यहीं लिखी है, इसीलिए इस मॉल का नाम फाइनल डेस्टिनेशन है। नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? संजना अब घबराकर रोने लगी थी। उसने बाहर भागने की कोशिश की, बाकी सब भी उसके पीछे भागे,
पर जैसे ही वो थिएटर के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। खुल जा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। खोलो। स्क्रीन पर फिर से एक और चेहरा दिखा। इस बार वो संजना थी। जब ये वीडियो खत्म होगा, मेरी मौत तय है। नहीं, 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 मुझे बचाओ। तभी रागिनी का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। उसकी आंखें काली थी और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। वो आ रहे हैं, वो हमें मारने आ रहे हैं। इतना कहते ही थिएटर का गेट अचानक खुल गया। सभी वहाँ से बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही संजना निकलने वाली हुई तो दरवाजा उसके सामने बंद हो गया और वो अंदर ही रह गई। अंकित, रागिनी, मुझे बाहर निकालो। थिएटर से बाहर निकले अंकित, विकास, अमर और रागिनी को संजना की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। उसकी चीखों में इतनी घबराहट और दर्द था कि उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही सेकंड्स बाद चीखें अचानक बंद हो गई और मॉल में सन्नाटा छा गया। संजना, 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 जवाब दो। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। अमर ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन फोन बीच में ही बंद हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, पर अब फोन चालू ही नहीं हो रहा था। अब एक ही रास्ता बचा है, हमें किसी भी हालत में एग्जिट गेट को तोड़ना होगा। हाँ चलो, नीचे चलते हैं और दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। चारों तेजी से नीचे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वो एस्केलेटर पर पहुंचे, एस्केलेटर ने नीचे ले जाने के बजाय उन्हें ऊपर खींचना शुरू कर दिया। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वहां से निकल जाएं, पर एस्केलेटर उनके साथ जैसे खेल खेल रहा था। वो नीचे की ओर दौड़ते तो एस्केलेटर और तेजी से ऊपर ले जाने लगता, और जैसे ही वो ऊपर भागते तो एस्केलेटर तेजी से उन्हें नीचे ले आता। इसमें और फंसते रहना बेकार है, सब लोग कूद जाओ। चारों एक साथ एस्केलेटर से कूद पड़े। नीचे गिरते ही उन्हें कई चोटें लगी, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना और फिर एग्जिट गेट की तरफ भागे। तभी पूरे मॉल में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और हर कोने से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। चारों का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। चुप हो जाओ, जो भी हो, प्लीज हमें जाने दो। तभी अचानक मॉल में हर तरफ से मैनीक्वींस की एक सेना उनकी ओर बढ़ने लगी। उनके सफेद चेहरे बहुत ही डरावने लग रहे थे। ये हमारा भ्रम है, हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और भगवान के नाम पर फोकस करना चाहिए। हाँ, सब लोग आंखें बंद करो। चारों ने आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया। उन लोगों ने उम्मीद के साथ आंखें खोली, लेकिन उन्होंने देखा कि मैनीक्वींस ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है और अब उनके हाथों में बेसबॉल बैट्स भी हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये हमारा अंत है, हम बच नहीं पाएंगे। मैनीक्वींस ने बेसबॉल बैट से उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वो चीख रहे थे, पर उनकी आवाजों को मॉल की दीवारों ने जैसे निगल लिया था। और फिर थोड़ी देर बाद मॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उसके शरीर के ऊपर मानो ढेर सारा वजन रखा हो। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वो घबराकर पलंग पर बैठ गया। तभी उसे अपने गले पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। वो हाथ उसका गला दबा रहे थे। सामने लगे कांच में उसने देखा तो उसके ठीक पीछे एक औरत बैठी हुई थी, जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो वीरेंद्र के कंधे पर सवार होकर उसका गला दबा रही थी। वीरेंद्र का पूरा गला सूख गया। वो चिल्लाना चाह रहा था,
मगर उसके गले से आवाज नहीं आ रही थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को उठाया और सामने कांच के ऊपर फेंक दिया। कांच चकनाचूर होकर टूट गया। कांच टूटने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी की नींद खुली तो वो घबरा कर बोली, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये कांच कैसे टूट गया? वीरेंद्र कुछ जवाब देता उसके पहले ही उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल जमीन पर पड़ा था। शायद उसी की चोट के कारण कांच टूटा था। ये क्या? आपने अपना मोबाइल फेंककर इस कांच को तोड़ दिया? वीरेंद्र हैरान हो गया कि उसने अपने मोबाइल से कांच कैसे तोड़ दिया। क्या अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था और उसने अपने ही मोबाइल से कांच तोड़ दिया? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फोन लगातार बजे जा रहा था। वो डरते हुए फोन के पास पहुंचा और जैसे ही उसने मोबाइल उठाया उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह जल चुके थे। वो दर्द से कर्राह उठा। उसकी दर्द भरी आवाज सुन उसकी पत्नी उसके पास आई और उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ? आपको कुछ परेशानी है क्या? वो मोबाइल, वो कांच, देखो मुझे चोट लगी है। ये कहते हुए वो अपने हाथ अपनी पत्नी को दिखाने लगा तो उसके हाथ बिल्कुल नॉर्मल थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मोबाइल, क्या कांच, क्या हुआ है आपके हाथों में? सब कुछ ठीक तो है? अपनी पत्नी की बात सुनकर वीरेंद्र हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने पलंग के सामने आकर आईना देखा तो वो भी बिल्कुल साबुत था। हाथ और चेहरे पर चोट के कोई निशान नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा था? नहीं, ख्वाब तो मैं पहले देख रहा था। फिर मेरा फोन बजने लगा और फिर फोन में ब्लास्ट, एक के बाद एक घटना। ये सब सपना नहीं हो सकता। और घबराते हुए उसने अपने हाथों को देखा तो वो बिल्कुल सही थे। कहीं चोट का कोई निशान नहीं था। तभी फिर से उसका मोबाइल बजने लगा। वो मोबाइल उठाने से डर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने मोबाइल उसके हाथ में पकड़ाया। उसने डरते हुए फोन उठाया और कहा, हेलो। फोन पर दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज। क्या हुआ? इतने से डर गया? अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। मुझे भी तो ऐसे ही तड़पाया था ना तुमने। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुन वीरेंद्र और परेशान हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? कौन है? कौन है फोन पर? इसके पहले कि वीरेंद्र कुछ बोल पाता उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। कॉल लॉग में भी कोई कॉल रिसीव नहीं था। ये देखकर उसकी पत्नी भी परेशान हो गई क्योंकि फोन उसके सामने ही आया था मगर कॉल लॉग में कुछ भी नहीं था। वीरेंद्र की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसे कुछ कुछ याद आने लगा। अरे बेटा वीरेंद्र, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सा नाश्ता तो करके जा। मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। मैं वहीं कैंटीन में कुछ खा लूंगा। वैसे भी आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है। नए बच्चों की रैगिंग लेने में मजा आएगा। बेटा, तुम लोगों का समझ में ही नहीं आता। जब खुद की रैगिंग की बात आती है तो तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा था, मगर अब तुम्हें अपने जूनियर्स की रैगिंग करनी है। देख बेटा, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, वरना तुम्हारा भी जीवन खराब हो जाएगा। माँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। ये तो सब कॉलेज लाइफ का एक हिस्सा है। So just chill। ये कहते हुए वो कॉलेज में आ गया। कॉलेज में उसके दोस्त पहले से ही कुछ जूनियर्स को घेर कर खड़े थे। हम लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस आप लोग अपना अपना डर हमें बताइए कि किस चीज से आपको डर लगता है। मुझे छिपकली से डर लगता है। मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है। मुझे अपने पापा से डर लगता है। मुझे भूत प्रेत से डर लगता है। क्या कहा? भूत प्रेत से डर लगता है? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती।
होती है, जरूर होती है। देखा तो हमने हवा को भी नहीं, तो क्या हवा भी नहीं होती है? होती है, जरूर होती है। हवा भी होती है, वैसे ही भूत प्रेत भी होते हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम बात करोगी तो भूत प्रेत यहाँ पर आ जाएंगे? ये कहते हुए वीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ जो दूसरे उसके फ्रेंड खड़े थे वो भी उसका साथ दे रहे थे। वो लड़की घबराने लगी। उसकी घबराहट देखकर वीरेंद्र ने उन सबको हंसने से रोक दिया। फिर वो उसकी ओर देखकर बोला, मगर हमने उसे देखा तो नहीं है। जाओ यहाँ से, और अब तुम कॉलेज में हो, इन सब बातों से डरा मत करो। कहते हुए वीरेंद्र ने उसे जाने के लिए कहा तो उसके दोस्त ने उसे रोकना चाहा, मगर वीरेंद्र ने उसे जाने दिया। अरे उसे जाने क्यों दिया? अभी तो उसकी और रैगिंग लेनी थी। उसकी रैगिंग तो लेंगे, मगर अभी नहीं। कॉलेज खत्म होने का वेट करो। कॉलेज खत्म होने के बाद उन लोगों ने धोखे से उस लड़की को अकेले क्लासरूम में बंद कर दिया। शाम होने लगी थी। उस लड़की के पास उसका बैग भी नहीं था कि वो मोबाइल से किसी को कॉल कर ले। वो डरने लगी। कुछ देर बाद जब अंधेरा हो गया, वो चिल्ला चिल्ला कर थक गई। तब क्लासरूम के कॉरिडोर से मोबाइल की घंटी की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद बाहर कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। वो दोबारा मदद के लिए पुकारने लगी, मगर किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि जो मोबाइल बज रहा था अब उसकी जगह किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। कौन है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे डराओ मत। देखो देखो, जो कोई भी है प्लीज दरवाजा खोल दो। ये कहते हुए वो दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुल गई और खिड़की पर कोई साया लहरा रहा था, जिसे देखकर वो डर कर कोने में खड़ी हो गई। दरवाजे के बाहर से कभी किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी, तो कभी चूड़ी खनकने की, तो कभी घुंघरू की। वो बुरी तरह से डर गई और उसका हार्ट फेल हो गया। मगर इस बात से अनजान वीरेंद्र और उसके साथी अभी भी उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। मगर जब लड़की का कोई रिएक्शन नहीं आया तो उन लोगों ने घबराकर दरवाजा खोल दिया और देखा तो लड़की मर चुकी थी। ओह शिट, ये क्या हो गया? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये तो सदमे से मर गई। अब क्या करें यार? अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? हम लोग इसके खून के इल्जाम में फंस जाएंगे। अब क्या करें? ये सब तेरा ही आइडिया था ना? आइडिया मेरा था, मगर सहमति तो तुम लोगों ने भी दी थी ना। अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए इसकी लाश को कहीं छुपा देते हैं। रोज इतने लोग गायब होते हैं, ये भी गायब हो जाएगी। अगर किसी को लाश मिलेगी तब की तब समझी जाएगी। चलो। अपने दोस्त के कहने पर वो लोग उस लड़की की लाश को ले जाकर कॉलेज के पीछे दफना देते हैं। उस लड़की के घर वाले पुलिस कंप्लेंट करते हैं, मगर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस को लगता है कि लड़की अपनी मर्जी से कहीं चली गई और वो इस केस को बंद कर देते हैं। मगर उन लोगों को पता नहीं था कि इतने समय बाद वो लड़की अपना बदला लेने के लिए लौट आएगी। वीरेंद्र कहते हुए अपने दोस्त को फोन लगाता है, तो वो भी डरते हुए फोन उठाकर कहता है, वीरेंद्र, मुझे बचा ले भाई, वो मुझे मार देगी। वो लौट आई है। वीरेंद्र घबराकर भागते हुए घर पहुंचता है तो उस लड़की की आत्मा वीरेंद्र के दोस्त को डरा डरा कर मार चुकी होती है। ये देखकर वीरेंद्र जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अभी पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देंगे, अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। हमें माफ कर दो। मगर वो लड़की जैसे ही हवा में हाथ ऊपर उठाती है, वीरेंद्र हवा में उड़ता हुआ खिड़की के बाहर लटक जाता है। वीरेंद्र घबराता है, सबको मदद के लिए पुकारता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी खिड़की के बाहर खून की बारिश शुरू हो जाती है। उसके सिर के ऊपर हड्डियों के टुकड़े गिर रहे थे। ये सब देखकर वो पूरी तरह डर गया। डर के कारण जब उसने अपनी आंख बंद कर ली तो कुछ देर बाद उसे लगा कि अब उसके आसपास ना खून की बारिश हो रही है, ना ही हड्डियों की बरसात। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो वो कमरे के अंदर था और उसने सामने उसी लड़की की आत्मा को बड़े ही भयानक रूप में खड़ी देखा।
उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरा बालों से ढका हुआ था। बालों से ढका हुआ चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने भद्दे काले हाथों से उसका गला दबा दिया। मौके पर ही वीरेंद्र की मौत हो गई। जब दोनों दोस्तों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो दोनों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, ऐसी रिपोर्ट आई। सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया। उस लड़की की गुमशुदगी की तरह इन दोनों की मौत भी एक रहस्य बन गई थी।